तो बजट पर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष का आरोप है कि बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। सहयोगियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने खजाने तो खोल दिए, लेकिन जहां विपक्ष की सरकारें हैं उनको तवज्जो नहीं दी गई है। बहरहाल पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। विपक्ष भेदभाव का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं नीति आयोग की बैठक से किनारा करने का भी ऐलान किया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। Airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट में यही वह घोषणा है जिसके बाद सियासी घमासान जारी है। बिहार को 40,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की सौगात के बाद विपक्ष हमलावर है। केंद्र सरकार पर राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहा है। यही नहीं, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने आगामी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। मतलब बजट पर सियासी खटपट पूरी रौ में है। वहीं बजट पर बायकॉट पॉलिटिक्स जोरों पर है। दरअसल नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी बैठक में नहीं आएंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता। 27 जुलाई को होनी है नीति आयोग की बैठक। वहीं बजट के खिलाफ संसद के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बजट में राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। को भी नहीं है, ये सब एक डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं, सहयोगी दलों को समर्थन मूल्य मिल रहा है। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। विपक्ष सरकार की दुखती रग पर हाथ रख रहा है। विपक्ष जानता है कि नीतीश नायडू के समर्थन पर सरकार टिकी है, इसलिए राज्यों के भेदभाव का आरोप पुरजोर उठा सकता है। और जाहिर है बजट पर इसीलिए सियासत जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मैंने एक्सपर्ट से तो बातचीत की, अब बारी है राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से बातचीत करने की। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं। सुमैया राणा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़ रही हैं। रत्नाकर सिंह जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और आकाश जिंदल जी जो लगातार बजट के दौरान हमारा सहयोग करते रहे, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत करता हूँ। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे करूँगा। प्रियंका जी, स्ट्रैटेजिकल भी लग रहा है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपके साथ में आरजेडी उस तरीके से खड़ी नहीं हो सकती जैसे आप लोग खड़े हैं, क्योंकि बिहार और बिहार की पॉलिटिक्स में एक तरीके से कहीं ना कहीं ये एंटी तो नहीं जाएगा आपका जितना प्रदर्शन है। बिहार के लोगों को शायद नापसंद आ जाए। बाकी राज्यों की तो आपको एक मुद्दा तो मिल गया, लेकिन ऐसा लगता है रणनीति में कहीं उलझा ना ले बीजेपी आपको। देखिए, मुझे लगता है ये देश का बजट है और देश के बजट की जब बात होगी तो पूछा जाएगा ना, जब जहां से ज्यादा सीटें मिली हैं, दिल्ली से आपको ज्यादा सीटें मिली, आपको गुजरात से ज्यादा सीटें मिली, मध्य प्रदेश से ज्यादा सीटें मिली, पर वहां के लिए आपके पास जनता के लिए कुछ भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में तो खैर आपकी अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, इसके खामियाजा यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भुगता। पर मैं फिर कहूंगी कि ये देश का बजट था या सिंहासन बचाने का बजट था। अब देखना ये होगा कि जो पुलों का निर्माण होता है वो फिर से सुसाइड करने तो नहीं पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन जिस तरह से बातें बड़ी बड़ी की गई, 100 दिन का प्लान एक्शन तो प्रधानमंत्री जी के पास पहले से था। अब ये बताइए 100 नंबर से इतना क्यों प्यार है? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बातें कर चुके हैं, 100 दिन में जो है काला धन लाने की बातें कर चुके हैं, बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। और फिर से इन्होंने एक बार जुमला छोड़ा कि 100 दिन का इनके पास ऑलरेडी प्लान है, पर ऐसा कोई प्लान नजर नहीं आया। अब पूरी देश की जनता पूछ रही है कि वो कहाँ है। और हकीकत तो ये है, ये बात करते हैं कि जो है विकसित भारत की, जब विकसित भारत की आप बात करते हैं तो शिक्षा का बजट क्यों कम कर देते हैं, कृषि का बजट क्यों कम कर देते हैं, आप बजट कम कर देते हैं, जो है सुरक्षा का बजट, रक्षा का बजट कम कर देते हैं, आप वैज्ञानिक विकास का बजट कम कर देते हैं, समाज कल्याण का बजट कम कर देते हैं, जो कृषि में सब्सिडी होती है फर्टिलाइजर की उसका बजट कम कर देते हैं। आप इन सारी चीजों की जो जरूरत है
स्वास्थ्य, शिक्षा, इनसे बेहतर जाके आप किसी चीज का विकास, किसी देश का विकास हो सकता है अगर स्वास्थ्य और शिक्षा पर उसका बजट कम कर दिया जाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साफ साफ ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटीज क्या है। आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी नहीं। अगर आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी होता तो वो जनगणना पे बात करते ना। जनगणना आज 5वां बजट पेश हो गया, पर जनगणना कहीं हुई ही नहीं। ये ऐतिहासिक रूप से एक पूरी फॉल्ट ठीक है है प्रियंका भारतीय जी, जनता आप पार्टी की, जनगणना नहीं हुई। मल्टीपल इश्यूज आपने एक साथ रखे हैं। खैर, पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आपकी एक लाइन रहती है, वो रखा। हम एक कोशिश करेंगे कि चर्चा जो है एक तारतम्य में भी चले। मैं आऊंगा आकाश जी, आपके पास आऊंगा। पहले मैं, क्योंकि आज दिन भर से एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू भी आ जाए। हालांकि बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे थे प्रियंका जी जब आप बोल रही थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक पॉलिटिकल पैनल है, रत्नाकर जी भी हैं, तो वो आपकी बातों को सुन रहे होंगे, जवाब देंगे। सुमैया जी, किसानों की बात, एमएसपी पर एक तंज भी आया कि समर्थन मूल्य दिया जा रहा है लेकिन सहयोगियों को दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य ना ही सही, लेकिन अन्य मुद्दे हैं जिनमें किसानों को एड्रेस किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जा रही है, नेचुरल फार्मिंग की बात की जा रही है, तकनीक की बात की जा रही है, किसानों पर भी एक फोकस दिखाई पड़ता है। ये जो सारा विरोध प्रदर्शन है, देखिए बजट तो हर साल आता ही है और हर सरकार के सामने चुनौती होती है, सबको खुश नहीं कर सकते, पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं लग रहा है कि विरोध करना है इसीलिए बस, और विरोध करने का अवसर तो मिल ही जाएगा, हर मौके पर मिलेगा। नहीं प्रवीण जी, असल में बात यह है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को, या यूं कह लें कि इंडिया अलायंस ने जो जमीनी मुद्दे उठाए, और खासकर समाजवादी पार्टी ने जब पीडीए की बात की, तो जब हम पीडीए की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये सिर्फ एक नारा भर नहीं है, वहां पर उनकी मूल जो समस्याएं हैं हम उन पर बात कर रहे होते हैं। हमने किसानों की, जवानों की, सबको लेकर हम साथ चले। अब आप किसान की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपके इस बजट से, बजाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टी से बात करके ये पूछे कि किसान कितना खुश है, क्योंकि ये कोई ऐसा कानून बनाते हैं तो जिनके लिए बनाते हैं वही विरोध करने लगते हैं। तो यहाँ पर बात सुमैया राणा की या किसी की नहीं है, बात यहाँ पर है कि आप जिनके लिए बजट लाए, आप जिनके लिए ये दावे कर रहे हैं कि ये उनके लिए लाभदायक होगा या ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो या वो खुश है इससे? पहली चीज तो ये हो गई। दूसरे, आपने रसायन महंगा कर दिया। रसायन को महंगा करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बाकी कितनी सारी चीजें उससे इफेक्टेड होंगी। मेडिसिन भी इफेक्टेड होंगी, मुझे लगता है खाद भी इफेक्टेड होगी, और जो इन्होंने टेलीकॉम उपकरण को महंगा कर दिया। पहले ही निजी कंपनियों के रेट्स बढ़ करके कहां से कहां पहुंच गए हैं, और उसके बाद आप भी मुस्तकिल बढ़ोतरी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी कोई बहुत बड़ा इन्होंने तोहफा ऐसा नहीं दिया है कि अलग तरीके का दिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों की बात कर रहे हो और जो मूल समस्याएं हैं उनका निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बजट से, ये एक बहुत बड़ी चीज सामने निकल करके आती है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जो पॉलिटिकल समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, उसको साधने के लिए अपने हिसाब से चीजों को सेट किया हुआ है, और इससे कोई बहुत बड़ा, ना तो कोई बहुत बेहतरीन बजट है और ना इससे कोई आम जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, मैं तो सुमैया जी पिछले 10 दिनों से लगातार बजट पे बात कर रहा हूं, तमाम एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहा हूं, तो मेरे पास अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज क्योंकि एक पॉलिटिकल डिस्कशन है, तो रत्नाकर जी जो मूल मुझे समझ में आया, मैं बाकी चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। आकाश जिंदल जी को आज पैनल में खास तौर पर इसीलिए रखा है क्योंकि वो बजट की चीज़ों को एक एक करके बता भी देंगे कि किसके लिए क्या दिखाई देता है, क्योंकि बजट इतना सामान्य तौर पर समझ में नहीं आता। इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सरकार का तो अभी कहना था, मेरे साथ पैनल पर थे, कि इकोनॉमिस्ट को भी एक बजट को समझने के लिए कम से कम 15 दिन का समय लगता है उसको पढ़कर, लेकिन हम थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर कि किसानों, महिलाओं, इनकी जब बात होती है तो क्या है। मेरा आपसे एक ही सवाल है रत्नाकर जी, एक बात है बहुत स्पष्ट तौर पर यह साफ दिखाई देता है कि जो बिहार की आवश्यकताएं हैं वो पिछले 2 टेन्योर में नहीं दिखाई दी। ये जो 11वीं बार दिखाई दिया या 7वां बजट वित्त मंत्री जी का दिखाई दिया, इसमें बिहार अचानक से बहुत ज्यादा जरूरतमंद दिखाई दिया है। कैसे ये आरोप नहीं लगेगा कि गठबंधन या फिर अपनी सरकार को बचाने के लिए, सहयोगियों को खुश करने के लिए बजट दिया गया? देखिए प्रवीण जी, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, और बिहार जैसे राज्यों को अगर कोई बजट में प्रावधान करके उसको डेवलपमेंट का कोई कार्य किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये एक प्रशंसा का विषय होना चाहिए। मैंने सवाल में ही जोड़ दिया, इसलिए मुझे पता था ये जवाब आएगा। मैंने कह दिया कि पिछले 2 टेन्योर में नहीं दिखाई दी वो चीज और अभी दिखाई दी, इसीलिए सवाल आया। हाँ प्रवीण जी, मैं बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है हमारे ऊपर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की अजीब विडंबना है। राहुल गांधी अगर वह कोई वाक्य अपने मुंह से निकालते हैं, भले वो तर्क संगत हो या ना हो,
सारी कांग्रेस पार्टी की जो फौज है, जो टीम है, जो नेता है, जो प्रवक्ता है, उस बात को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बिहार को आंध्र प्रदेश को दिया है, हमको नहीं दिया है, ये बजट कैसा है, ऐसा है वैसा है, कह रहे हैं। कोई भी बजट जो होता है वो देश के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और मैं आपको बता दूं कि ये पूरे देश के लिए बजट है, और जो सारी योजनाओं में बजट का प्रावधान किया गया है, चाहे युवाओं के लिए किया गया हो, चाहे महिलाओं के लिए किया गया हो, चाहे किसानों के लिए किया गया हो, चाहे टैक्स में स्लैब में रियायत देने का काम किया गया हो, चाहे कस्टम ड्यूटी हटाने का काम किया हो, देश का प्रत्येक नागरिक उसका जो है बेनिफिशियल होता है, उसको उससे लाभ होता है। तो ये किस तरह से कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों के लिए किया गया है? ये मैं यही कहना चाहूंगा, अभी 12 इंडस्ट्रियल पार्क जो घोषणा किया गया है, 12 इंडस्ट्रियल पार्क क्या हम सिर्फ बिहार में और सिर्फ आंध्र प्रदेश में हम लेकर जा रहे हैं क्या? ये पूरे देश में जाएगा ये 12 इंडस्ट्रियल पार्क। तो कहीं ना कहीं यह बजट जो है, यह पूरे देश के लिए और विकसित भारत की संकल्पना नहीं, को वो सवाल इसलिए नहीं है कि पूरे देश का बजट तो पूरे देश का ही बनता, रत्नाकर जी। सवाल इसलिए है कि आप 25,000 करोड़ रुपए बिहार को देते, फिर 15,000 करोड़ वो जो डैम निर्माण वाली बात है, फिर इधर अगर आप आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के लिए जो पूरी बातें चल रही हैं उसमें 15,000 करोड़ का बजट देते हैं, तो एक स्पेसिफिक हो जाता है। उसको स्ट्रेस देकर बोला गया, उसको सदन में स्ट्रेस देकर बोला गया है। जी प्रवीण जी, देखिए आपने बजट के प्रावधानों में देखा होगा कि एक पूर्वोदय योजना करके बजट का प्रावधान उसमें भी आया है। अगर आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, सभी राज्यों को बीमारू राज्यों की श्रेणी से ऊपर ला करके और मूल धारा में ला करके समृद्ध और सशक्त बनाना चाहते हैं, ताकि सारे राज्य मिलकर के इंडिया एज अ होल की जो गाथा लिखे, जो विकसित भारत की गाथा लिखे, तो कहीं ना कहीं जो पिछड़े राज्य हैं उनको हमको आगे लेकर आना पड़ेगा। पूर्वोदय योजना के तहत हमने सारे जो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, या पूर्वोत्तर राज्य है, बिहार है, ये सारी जो बैकवर्ड बोले जाते हैं जो राज्य, उनके लिए प्रावधान किया गया है, ताकि वो भी राज्य जो है मुख्य धारा में शामिल हो जाएं और भारत की ग्रोथ की गाथा लिखें। जिंदल साहब, मैं चाहूंगा कि विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए हैं, जनता के बीच भी एक मैसेज जाता है, तो जरा सिलसिलेवार तरीके से मुझे बताएं, युवाओं, महिलाओं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जब बजट आ रहा था तब आपने बातों को रखा है, तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा एनालाइज कर लिया होगा। तो थोड़ा सरल भाषा में एक एक करके मुझे क्रिस्प बताएं कि युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। बिल्कुल, आपको पता है कल लगभग देश के 18 चैनल्स पे था मैं, तो बजट ही बजट अभी घूम रहा है। एक एक करके चीज बताऊंगा, और उसके बाद मैं चाहूंगा बिहार, आंध्र प्रदेश, वो भी इकोनॉमिस्ट का विषय, उस पर कुछ चीजें मैं रखना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया, एक ब्रिलियंट बजट है। देखिए, बजट में एक चीज मैं सबके सामने रख दूं, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के पास लिमिटेड अमाउंट होती है, उस लिमिटेड अमाउंट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होता है। अब देश में हर कोई कुछ ना कुछ उम्मीदें रख के बैठा होता है, हर एक का हक है, डेमोक्रेसी है उम्मीदें रखने का, बट सबकी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट होती है, उसको एलोकेट करना होता है। मेरे हिसाब से जो लिमिटेड अमाउंट है उसका बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन किया। सबसे पहली बात जिसको अभी तक इतना नहीं बात की जा रही, 11 लाख करोड़ कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब अपोजिशन का मैं बहुत सम्मान करता हूं, कांग्रेस और समाजवादी दोनों की मैं बहुत इज्जत करता हूं। अपोजिशन ने सबसे बड़ा मुद्दा जनरल इलेक्शन में उठाया था अनएम्प्लॉयमेंट का। अब जब ये 11 लाख करोड़ से ऊपर का कैपेक्स लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट छूमंतर हो जाएगा। क्यों? सबसे पहले तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तब बहुत से यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दूसरा, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, चाइना की ग्रोथ स्टोरी प्रवीण जी आप जानते हैं, आप बिल्कुल टॉप जर्नलिस्ट हैं, आप सबको जानते हैं, वो 1980 से 2010 तक चली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे वहां मैन्युफैक्चरिंग बूम आया है। वही चीज यहां होगी, मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा बूम आएगा, 15-15 हजार, 20-20 हजार लोगों की नौकरियां देने वाले प्लांट लगेंगे और युवाओं के लिए नौकरियों की भरमार होगी। तो ये जो 11 लाख करोड़ का कैपेक्स है, ये क्लियरली बट जिंदल साहब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हायर है कैपेक्स के मुकाबले। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं जी, एक एक करके जो है। अब यूथ की आपने दूसरी बात की थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और उसमें पूरी डिटेल ब्रेकअप आपको दूंगा, है ऑल द फिगर्स विद मी प्रवीण जी। अब आ जाती है यूथ के लिए जो एजुकेशन लोन्स की बात की जा रही है। आपको पता है, आप तो ग्लोबल चीजों का भी ध्यान रखते हैं।
अमेरिका जैसी कंट्री में आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले बात चल रही है एजुकेशन लोन यूथ के, हिंदुस्तान ने वो कर दिया 10 लाख तक लोन, कुछ लोगों को, कुछ यूथ को 3% तक की सब्सिडीज। का मतलब क्या है, वो बच्चे जिनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, पढ़ने की टैलेंट है, वो पढ़ पाएंगे, और वो बच्चे जैसे ही पढ़ेंगे हिंदुस्तान की इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में ऐड करेंगे और जीडीपी में ऐड करेंगे, यानी वो क्लियरली ग्रोथ, कल को टैक्सेस। आकाश जी, बाकी के मुद्दों पर जाएं उससे ये युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर दो इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूं थोड़ा विपक्ष इस पर कमेंट कर दे। प्रियंका जी, युवाओं को लेकर देखिए, अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि युवाओं इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया, अच्छा खासा बजट दिया गया है। लगता है कि इनके पास तो विजन था नहीं, कुछ कॉपी किया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, तो उसमें आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने कॉपी किया है। वो अच्छे से कॉपी भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्री होल्डर्स जितने थे, कांग्रेस चाहती थी कि सभी डिग्री होल्डर्स। ये मेरा पहला सवाल था प्रियंका जी, पहला कि एक तरफ आप लोग कॉपी भी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप निराश भी है। अगर आप ही को कॉपी किया तब तो निराश होने की कर पाए ना प्रवीण जी, कॉपी पेस्ट ठीक से कर लेते तो हमें इतने यहाँ पर डिस्कशन करना नहीं पड़ता इस बात पे, कि कह देते थे ठीक है कॉपी पेस्ट ठीक है, पर वो ठीक से नहीं। ठीक है सुमैया जी, सुमैया जी इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, वहां भी तो पैसा दिया गया है। देखिए बिल्कुल, लेकिन जो बजट से अगर सबसे ज्यादा उम्मीदें कोई लगाता है और लगा रखी थी तो वो मिडिल क्लास था। अब इन्होंने मिडिल क्लास के लिए क्या किया? जो सैलरीड क्लास के लोग थे उनको इन्होंने क्या राहत दी? जबकि 50,000 से 75,000 जरूर हो गया है, लेकिन जो मिडिल क्लास, उनकी मांग थी कि न्यू टैक्स रिजीम जो होगा उसमें पुरानी टैक्स रिजीम की तरह ही छूट दी जाएगी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया गया। किसान इनसे संतुष्ट नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं गया। और जो सबसे बड़ी चूक हुई है, 1,67,000 करोड़ की कटौती की गई है रक्षक देश की रक्षा के लिए। तो उसके लिए जो इन्होंने सबसे, अगर आपको देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देश की रक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने उसमें, जबकि अंतरिम बजट जो इन्होंने अभी 4 महीने इनका इससे पहले अंतरिम बजट आया था, 4 साल में सबसे कम साइज हुआ इसका। 2024-2025 के पूर्ण बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4.5 नहीं, देखिए, देश की रक्षा सुरक्षा तो हमारी केंद्र सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और अगर यहां पर बजट की बात हुई तो वो आकाश जी जो कह रहे थे वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक लिमिटेड बजट होता है। यहां पर जो कैपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रोडक्टिविटी को देखा जाता है कि आगे आने वाले समय में ये जनरेट करेगी चीजों को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कई ऐसी वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं जो बड़े पैमाने पर है, उस पर बहुत खर्चा किया गया है, तो उसको भी मैनेज करना है। इसको थोड़ा समझेंगे आसान भाषा में। रत्नाकर जी, एक ही सवाल आपसे मेरा बरकरार रहेगा, इस बार बजट में गठबंधन धर्म की मजबूरी रही? मैं बार बार पूछता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है इसका जवाब बहुत स्पष्ट शायद ना मिल पाए, लेकिन फिर भी मेरे पास आपके लिए आज एक ही सवाल है और विपक्ष का भी एक ही सवाल देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, अगर उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें गठबंधन धर्म का निर्वहन किया गया है तो इस तरह से कुछ नहीं है। अगर बिहार में नीतीश कुमार जी तो पहले स्पेशल दर्जा मांग रहे थे, वो हमने नहीं दिया उनको, तो इस तरह का गठबंधन धर्म हमें उनको भी ये समझ में आ रहा है कि हम जो बजट लेकर आए हैं वो बजट पूरे देश के लिए लेकर आए हैं और देश की जनता के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए लाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज से संतुष्ट हैं और स्पेशल जो है अपना स्टेट का दर्जा नहीं मांग रहे हैं अभी फिलहाल, उन्होंने नहीं मांगा है अभी। दूसरी चीज में आऊंगा प्रवीण जी, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो अभी आपके पैनलिस्ट जो यहाँ पे बैठे मेरे साथी प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे, युवाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उसको आगे जोड़ देता हूं। 11 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बजट का प्रावधान किया गया है, तो आपने अभी अर्थशास्त्री का ही बात सुना कि किस तरह से जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी, जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएंगे, तो वो सारी चीजें हैं, उस पर भी मैं ऐड कर रहा हूं कि हमारे बजट में देखिए कितना बढ़िया एक प्रावधान किया गया है कि हमने 1 करोड़ मतलब 1.5 लाख के करीब जो है हमने शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पे एक बजट जो है प्रावधान किया है। उसमें हम 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की ट्रेनिंग देंगे। अब आप समझिए स्किल डेवलपमेंट के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। अगर 1 करोड़ युवा जो है वो इंटर्नशिप करते हैं कंपनियों में जा करके और 5,000 महीने उनको मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगा, उनको सैलरी भी मिलेगी, जो वो उसके बाद अगर जाते हैं तो सोचिए कि अब कितना वो एफिशिएंटली जो है जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं युवाओं को फोकस में रख करके भी ये बजट बनाया गया है और 4 करोड़ युवा हमने टारगेट रखा है। 4 करोड़ युवाओं को जो है हम रोजगार देंगे, जिसके लिए 2 लाख करोड़ का जो है बजट में प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि हमने
हर वर्ग को इसमें साधने की कोशिश की, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो। अब किसान की बात को लेकर मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारी प्रवक्ता जो है यहाँ पे समाजवादी पार्टी कह रही थी मोहतरमा की किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। अरे भैया, किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ का हमने इस बजट में प्रावधान किया है, और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों की कृषि से संबंधित जितने भी चीजें हैं उसमें वो 1.5 लाख करोड़ का जो है उपयोग किया जाएगा, चाहे वह रिसर्च हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, चाहे सब्सिडी देने की बात रहेगी, चाहे खाद बीज देने की बात रहेगी, चाहे बिजली फ्री देने की बात रहेगी, तो उसका सदुपयोग किया जाएगा। और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम बिल्कुल संजीदा हैं और इसको हम जरूर करेंगे। एमएसपी जो किसान नेता मिल रहे हैं राहुल गांधी से, वो भी एमएसपी की बात कह रहे हैं, एमएसपी पर कानून लाने की बात कह रहे हैं। व्यवहारिक रूप से संभव है, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं किया जा सकता है। देखिए प्रवीण जी, एमएसपी की बात मैं कह लूं तो स्वामीनाथन आयोग जो है बना था यूपीए सरकार में, और उसमें जो है सुनिए, उसमें स्वामीनाथन आयोग की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें एमएसपी की गारंटी की भी बात कही गई। आप अपने कार्यकाल में जो आपको करना था वो आपने किया नहीं। किसानों की आत्महत्या जो बढ़ती जा रही थी आपके शासनकाल में, वो ध्यान दिया नहीं। सारे फसलों पे जिसपे जरूरी एमएसपी देना था वो आपने दिया नहीं, और आज ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं। आज हम तो एमएसपी दोगुना देने का काम कर रहे हैं ना, आप जो दिए थे उससे भी दोगुना देने का काम कर ही रहे हैं, और अपने मैनिफेस्टो में भी हमने कहा है कि उस एमएसपी को और बढ़ाएंगे इस कार्यकाल में, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, और वो हम कर रहे हैं। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को लोन देने का काम करते हैं, फंड देने का काम करते हैं, जो किसान सबसे ज्यादा परेशान रहता है। किसानों को एमएसपी दोगुना कर दिया हमने, किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है बिल्कुल संजीदा है, और किसानों के ऊपर जो आपने क्या किया वो देख लीजिए, आप उठा करके पिछले 10 सालों में आपने क्या किया था, वो सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए। जी हाँ, एक चीज और कहना रह गया था प्रवीण जी। देखिए, अभी हमारी जो यहाँ पे कांग्रेस की पैनलिस्ट बैठी है वो कह रही थी कि कॉपी पेस्ट करते हैं ये लोग, कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए, अगर कॉपी पेस्ट, अगर इतनी ही नीतियां इनकी अच्छी थी और इतना ही कॉपी पेस्ट इनको भरोसा है कि हमने इनकी नीतियों को चुरा लिया है, तो भैया 65-70 साल में देश में को एक ही पायदान आपने एक्सेलरेट किया था। देश को दिशा और दशा जो है बदलने का काम हमने किया है। आप 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे से सिर्फ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर लेकर आए, और आज हम 11वें नंबर की मात्र 10 साल के दौरान 10वें नंबर से और 5वें नंबर पर लेकर आ गए हैं। और अभी इस बजट से देखिएगा 2027 तक, ज्यादा नहीं 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था जो है हम बनने जा रहे हैं। तो आप ये अपना वो क्या बोलते हैं ना कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना वो छोड़ दीजिए, और हमारी नीतियां अगर अभी कह रहे हैं ना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट पेश किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई इस तरह की आपकी बातें अगर सही है कि सिंहासन, चलिए एक बार मान भी लेते हैं, तो ये बजट का तारीफ तो कर दीजिए आप कि हाँ भाई बढ़िया बजट लेके आए जिससे कि सिंहासन का बचा रहेगा, जबकि ऐसी बात है नहीं जी। तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज। प्रियंका जी, एक बात तो है, देखिए इस पर मुझे तो आजकल ये भी हो गया है कि अभी मुझे पता होता है कि मैं क्या पूछूंगा, उस पर क्या जवाब आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल बहस में घूम फिर कर बातें कुछ चीजों पर अटकी रहती हैं। आप लोगों को जो 2 मुद्दे मुझे समझ में आए, एक तो बिहार वाला मुद्दा समझ में आ रहा है कि अन्य राज्य उपेक्षित हो गए, इसको पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है आपकी तरफ से। दूसरा एक किसानों की एमएसपी वाला मसला है, राहुल गांधी से मुलाकात की किसानों के नेताओं ने। आज के 2 बड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कांग्रेस के लिहाज से दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बजट ठीक लगता है? ये 2 मुद्दों को छोड़ दे तो बात कर रहे थे कि इनका बजट बड़ा अच्छा है, तो मुझे तो लगता है कि बजट के नाम पर इन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। आप ये बताइए कि जो रेल बजट था पहले तो अलग से पेश किया जाता था, और अब उसको संपूर्ण बजट में प्रधानमंत्री जी ने ऐड कर दिया। अब संपूर्ण बजट से भी रेल बजट गायब हो गया। आप बताइए कि पिछले 10 सालों में 13 बड़े ऐसे एक्सीडेंट हुए जिसमें 600 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कवच की बात इन्होंने की, कवच सिर्फ 1500 किलोमीटर पर लगा हुआ है, जबकि जरूरत है कि 1 लाख का 1 लाख से ज्यादा जो किलोमीटर है वहां पर कवच का जो इंतजाम किया जाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उससे लगता नहीं। गुड, वेरी नाइस। प्रियंका जी, आप प्रवक्ता होके आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, बट अनफॉर्चुनेटली बड़े नेताओं की तरफ से गायब है मुद्दा, कोई नहीं उठा रहा है इसको। नहीं, सभी उठा रहे हैं। रेल का मुद्दा तो बहुत ही जरूरी मुद्दा है। मैं तो आज दिन भर से देख रहा हूं कि आपकी तरफ से बिहार को लेकर ही प्रदर्शन हो रहा है। रणदीप सुरजेवाला से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक जी ने रेल के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने इंपॉर्टेंट उठाया, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं आपके इस मुद्दे को।
नहीं नहीं प्रवीण जी, पूरे सारे मुद्दे बाय रिटन, जितने भी मुद्दे हैं सब लिख कर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे मुद्दे उठाए। उन्होंने ठीक है, मैं आकाश जी के पास और सुमैया जी के पास जाऊं, उससे पहले रत्नाकर जी रेल पर थोड़ा सा आप टिप्पणी कर दीजिए, बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता, थोड़ा सा ये बता दीजिए रेल वाला। देखिए, अभी दूसरे चैनल पे मैं था प्रवीण जी, और एक किसान नेता बैठे थे, वो कह रहे थे कि किसानों के लिए अलग से बजट होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। तो हर एक सेक्टर के लिए अलग से प्रावधान ये जरूरी नहीं है। अब अर्थशास्त्री हैं, उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। मेरा कहना सिर्फ एक ही चीज है कि कोई भी सरकार हो, अगर उसकी इच्छा शक्ति है देश का विकास, रेलवे का विकास, किसानों का विकास, या कोई भी XYZ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो उसका विकास, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से अगर एक ही बजट पेश होता है तो वो सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, और निश्चित रूप से उसमें उसके परिणाम भी नहीं, रेल को लेकर अलग से बात नहीं हुई, इसलिए प्रश्न उठा। जैसे किसानों को लेकर बात तो हुई, अगर इंक्लूसिव बजट है तो भी रेल को लेकर कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, ये रेल दुर्घटनाओं को लेकर जो इन्होंने चिंता व्यक्त की है, उस पर मैं आपका उत्तर चाह रहा था। देखिए, रेल की दुर्घटनाएं ये अपने शासनकाल में भी देख लें और हमारे शासनकाल में भी देख लें। निश्चित रूप से टेक्निकल अगर कहीं पे कुछ फॉल्ट होता है, रेल की दुर्घटनाएं होती है तो उस पर होनी चाहिए। और रही जो कवच की बात, मैं बता दूं आपको प्रवीण जी, अब मैं सुन लीजिए, सुनिए, बीच में नहीं बोलिए प्लीज, अब सुन लीजिए, आपके पास जवाब नहीं रहता है। बाथरूम के डिब्बों में सफर कर रहा है गरीब आदमी, अगर आपको नहीं दिखता हो, क्योंकि रेल मंत्री तो रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, आप ही कम से कम देख लीजिए, उन तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। अब मैं अपनी बातें पूरी कर लूं, अब शांत रहेंगे तो मेरी अपनी बातें पूरी कर लूं। बोलिए 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 रत्नाकर जी। जी, देखिए, रेल का विकास किस तरह से हमने किया है, अब पूरा देश देख रहा है कि हम आज वंदे भारत ट्रेन लगातार बढ़ती जा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्टेशन के देख लीजिए, सर्विसेज देख लीजिए, वो सारा हमने इंप्रूवमेंट करके दिखाया है आज, और बुलेट ट्रेन तक हम चालू करने जा रहे हैं। तो ठीक है, इस पर मुझे लगता है अलग से बात हो जाएगी। ये विकास की गाथा है, ये विकास की गाथा है जो इन लोगों ने नहीं किया 70 साल में। उसी तरह से गंदे कोचेज जो है, उसी तरह से वो ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है रत्नाकर जी। देश की जनता ये देख रही है और समझ रही है कि हम अलग से भले रेल बजट नहीं दे रहे हैं। ठीक, आपकी बात समझ में आई, आपकी बात समझ में आई रत्नाकर जी, आपकी बात समझ में आई। आकाश जी, आपको इतना सुनते हैं, आप भी सुनिए इन लोगों को। मैं चाह रहा हूं कि अब आप थोड़ा सा विस्तार से बोले, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप बोलना चाह रहे हैं, हम तो आपको खूब सुनते हैं, आपको सुनना तो सबको ही पसंद है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें बजट के प्रावधानों को लेकर थोड़ा समझना भी है, क्योंकि जब राजनीतिक बहस होती है ना, तो मैं देखता हूं दर्शकों में एक बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है, उनको समझ नहीं आता, मोटी बात कहते हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं। कई लोग मुझे मिले, अब मैं उनको कैसे समझाऊं बैठ के बजट की मुझे क्या समझ आया, हमारे लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं। कई लोगों को राजनीतिक बहस से ही ये बजट समझ में आता है और इसीलिए की भी जाती है। देखिए, राजनीतिक प्रवक्ताओं का और राजनेताओं का ये धर्म है। थोड़ा समझाइए मुझे बेसिकली कि आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट आया है, तो उसमें ये जो चिंताएं उठाई जा रही हैं, चाहे रेल को लेकर हो, चाहे दूसरी चीजों को लेकर हो, उनको कैसे एड्रेस किया गया है? सबसे पहले मैं वो जवाब देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। बिहार और आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। मैं यहां पूरे सम्मान के साथ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों सम्मानित पार्टी हैं, दोनों पार्टियों से मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उनके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा। बिहार और आंध्र प्रदेश को नहीं, पूरे देश को दिया गया। अब एक एक करके मैं बताता हूं कैसे दिया गया। बिहार में या आंध्र प्रदेश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो किसने कहा कि वो बिहार की कंपनी बनाएगी? हो सकता है दिल्ली की कंपनी बना रही हो सकता है मुंबई की, हो सकता है बेंगलोर की। तो जो कंपनी बनाएगी वहां जाके सबसे पहले उसको प्रॉफिट होगा। तो कंपनी किसी भी शहर की हो सकती है। दूसरा, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से वहां पे फाइनेंशियल इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, इनकम टैक्स वहां जनरेट होगा। वो इनकम टैक्स सेंटर की किटी में आएगा, देश के हर व्यक्ति के लिए वो खर्च होगा। तो पूरे देश के लिए वो एलोकेशन हुई कि नहीं हुई? तीसरा, उसके बाद आइए, बिहार में अगर या आंध्र प्रदेश में उसकी वजह से लोगों का फाइनेंशियल लेवल बढ़ता है, लोगों की कमाई बढ़ती है, तो उससे फायदा किसको होगा? पूरे देश को। बिहार का या आंध्र प्रदेश का अगर मेरा भाई नई गाड़ी या नई बाइक खरीदता है, हो सकता है वो गाड़ी, प्रवीण जी, मेरे और आपके पड़ोस के 100 किलोमीटर दूर, आपको पता है मशहूर कंपनी गाड़ी बनाती है, वहां बन रही हो सकता है चेन्नई में बन रही हो सकता है गुजरात में बन रही हो। तो कार मैन्युफैक्चर तो वहां का हुआ, बाइक मैन्युफैक्चरर तो जो है किसी और स्टेट का हो सकता है। बिहार का व्यक्ति या आंध्र प्रदेश का व्यक्ति उसके बाद नए कपड़े खरीदेगा तो टी शर्ट तो वो लुधियाना से बन के जा रही होगी। बिहार या आंध्र का व्यक्ति, उसकी फाइनेंशियल इनकम बढ़ेगी
उसके बाद वो मसूरी घूमने जाएगा, कश्मीर घूमने जाएगा, दार्जिलिंग घूमने जाएगा, तो वो तो जो है हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में है। तो मेरा ये मानना है बिहार हो, आंध्र हो, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, पूरी की पूरी हमारी मातृभूमि है। उसके बाद वो मल्टीप्लेक्स जाके पिक्चर देखेगा, पिक्चर तो हो सकता है मुंबई के प्रोड्यूसर ने बनाई हो। तो ये कहां का लॉजिक है कि मात्र बिहार और आंध्र प्रदेश के लोगों को फायदा होगा? इकोनॉमी एक साइकिल होती है, ये मैं पूरे सम्मान के साथ सबके सामने रखना चाहता हूं। उस साइकिल का इंपैक्ट पूरे कंट्री में आता है। जी जी, ये इसका फायदा मात्र 2 स्टेट्स में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता जी। उसका फायदा पूरे देश में आएगा। बिहार में अगर साइकिल भी नया परचेज किया जा रहा है, हो सकता है वो साइकिल जो है लुधियाना में बन रहा हो सकता है दिल्ली के पास बन रहा हो। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूं बिहार में जो गाड़ियां यूज होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंक्लूसिव फायदा होता है, वो बड़े पैमाने पर होता है, उसकी एनालिसिस की जा सकती है। देखिए, विपक्ष की तरफ से अपने मुद्दे आएंगे, वो मुद्दों को उठा रहे हैं पुरजोर तरीके से, आपने इस बात को रखा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है कि इस बजट को लेकर जो मुझे समझ में आया और जितनी मेरी राजनीतिक समझ कहती है पत्रकार होने के नाते, बहुत स्ट्रेस करके बीजेपी की तरफ से बार बार बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र किया गया है। ये यूं ही नहीं किया गया, एक तरीके से ये मुद्दा दिया गया विपक्ष को, मुझे ऐसा समझ में आता है। और वो एक स्ट्रैटेजिकल लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रेल के बारे में प्रियंका जी आपने कहा, ऐसे कई चीजें हैं कि दे दी जाए योजना और एक इंक्लूसिव बजट दिया जाए जिसका स्पेसिफिकेशन ना रखा जाए, इतनी बार कोट ना किया जाए जितनी बार कोट किया गया। अगर वो किया गया है तो जानबूझकर इन्हें बीजेपी का ये स्टैंड है कि वो बिहार और आंध्र प्रदेश के विषय में दिखाए भी, सिर्फ बजट ना रखे, वो बोल के भी बताए। प्रियंका जी, एक मैं चाहूंगा कि एक पार्टी प्रवक्ता तो आप हैं ही, यहां पैनल पर भी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आपको क्या लगता है, देश की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में देखी जानी चाहिए या आपको लगता है कि देश की ग्रोथ को हमें इमीडिएट असेस करना चाहिए, एक दिन बजट आया उसके अगले दिन असेस करना चाहिए, या हमें देखना चाहिए कि ओवरऑल अगर मान लीजिए किसानों की बात हो रही है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या मतलब है इनका, प्राकृतिक खेती से क्या मतलब है, तकनीक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे डालना चाहते हैं, इसको भी देखना चाहिए थोड़ा इंतजार करके? देखिए प्रवीण जी, देश की ग्रोथ तो पिछले 10 साल की भी देखी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी। पिछले 10 सालों में अगर आप कहिए कि स्मार्ट सिटी कितने बन गए, आप बताइए, पानी में डूबे हुए नजर आ जाएंगे आपको। स्मार्ट सिटी का नाम बदलकर इन्होंने अब क्या रख दिया है, सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स। तो नाम बदलने से थोड़ी नई योजनाएं बन जाती हैं, योजनाएं तो धरातल पर काम करने से बनती हैं। अभी यहाँ पर जो ये पांचवी बड़ी इकोनॉमी की बात बार बार कही जाती है सत्ता पक्ष की तरफ से, और तीसरी इकोनॉमी बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इसको आप अचीवमेंट नहीं मानते? तीसरी इकोनॉमी की जब बात की जाएगी तो बेरोजगारी 9.2% है, ये भी बताया जाएगा। तीसरी बड़ी इकोनॉमी की बात की जाएगी तो ये भी बताया जाएगा खाद्य महंगाई 10% है, और आज भी लाखों बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं इस देश में, और 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त अनाज बांटना पड़ता है। तो तीसरी इकोनॉमी किसके लिए, ये तो देश समझ रहा होगा, तो देश जानता होगा। पर मैं फिर कहूंगी कि मजदूरी बढ़ाने पर लेकर कोई चर्चा नहीं है, मनरेगा जैसी योजनाओं पर कोई बजट नहीं बढ़ाया गया, जो एक बहुत ही गरीब स्तर के लोगों को जीवन जीने का अधिकार देती है, उनकी सुरक्षा, उनके भोजन की सुरक्षा का अधिकार देती है। तो ऐसी कोई योजना सरकार लेकर नहीं आई। नहीं, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो राशन दिया जाना है, कंपनियां कहा जाता जी, राशन दिया जाना, अन्य चीजें। चलिए मैं सुमैया जी को, क्योंकि हम अंतिम दौर में जा रहे हैं, सुमैया जी, मैं क्योंकि आपसे बहुत देर से बात नहीं हो पाई, ये बहस जो है वो 1-to-1 चलती रही। एक मुझे मिनट और दीजिएगा। अभी आकाश जी यहाँ पर कह रहे थे कि कारें भी खरीदी जाएंगी और जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोगों को नौकरियां और साइकिल भी खरीदी जाएंगी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, न कारें दिखी न साइकिल बिकती हुई दिखी। साइकिल की फैक्ट्रियां तो बंद होती जरूर दिखी, और पुल और नहीं, ये सवाल मैं आपको बताऊं, ये एक अलग चर्चा का विषय है। जो मिडिल क्लास की और जो नियो मिडिल क्लास शब्द यूज किया था ना, वो एक अलग चर्चा का विषय है। उसमें यह है कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है दुनिया के अंदर। बाइंग कैपेसिटी कहाँ बढ़ रही है? बाइंग कैपेसिटी कम होती चली जा रही है। गांव में आप देखिए डेली रोजमर्रा की चीजें, मंजन और जो डेली चप्पल इस तरह की चीजों की जो है बिक्री कम हो गई, बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है। यही मैं समझाना चाहती हूँ। अर्थशास्त्री बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे कि वो यही बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रही है। वो ये कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि बढ़ा है, वो आंकड़ों में यही बता रहे हैं। बना चुके हैं टैक्स कलेक्शन में, तो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। ठीक है, मैं चाहूंगा आप जरा सुमैया जी को थोड़ा सा बोलने का मौका दिया जाए। भाई ये बातचीत बड़ी लंबी हो गई।
सुमैया जी प्रवीण जी, सुमैया मेरे जी का पास ऑडियो एक और प्रियंका बहुत जी important माफी के साथ issue है रोकना, इस समय बजट सीमित को है। लेके। सुमैया जी को थोड़ा आपकी सहयोगी है, आप समाजवादी पार्टी, उनका भी अवसर आना चाहिए। सुमैया जी देखिए, मैं प्रवीण जी, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इस जी बजट को जी लेकर, रखिए, आप रखिए जी। जिसमें जो हेल्थ इशू है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको बहुत अनदेखा किया गया है। जितने बेड्स की जरूरत है जनसंख्या के हिसाब से, उसका सिर्फ 40% मौजूद है बेड्स। देश में हेल्थ सर्विसेज को सही ढंग से चलाने के लिए जितने पैसों की जरूरत है, उसका सिर्फ 27% ही मिल पाया है, अगर यूं देखा जाए बजट से। तो ये जितनी जरूरत है उससे 73% कम है। तो क्यों? स्वास्थ्य सेवा तो एक बहुत मूलभूत जरूरत है देश की। आप ये देख लीजिए कि पैंडेमिक के बाद और ज्यादा नई नई शक्लों की बीमारियां उभर करके आई हैं, और उसमें अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं को अनदेखा करते हैं, तो इसका मतलब कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। आप डेली के रोजगार स्वास्थ्य पर और ज्यादा बजट होना चाहिए था, जितनी आवश्यकता उससे कम है। रत्नाकर जी एक फाइनल कमेंट प्लीज, ये स्वास्थ्य वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक थोड़ा सा 10 सेकंड लूंगा, दोनों प्रवक्ताओं का जवाब देना चाहता हूं। पहले तो मैं संक्षेप में कांग्रेस के लेकिन प्रवक्ता जी। को देना चाहता हूं। ये कह रही थी अभी कि 80 करोड़ राशन दिया जा रहा है, और मूल मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है, इनको रिजल्ट नहीं दे रहा है पिछले बजट का भी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जरा आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 35 करोड़ पिछले 10 साल में 35 करोड़ जनता जो है, जो गरीबी रेखा के नीचे थी, उसको गरीबी रेखा के ऊपर उठाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम अगर 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देते हैं, तो हम इंश्योर करते हैं कि उनके थाली में भोजन रहे। हेल्थ वाला पॉइंट वो रह जाएगा। रत्नाकर जी मुझे शो खत्म कर देना पड़ेगा। हेल्थ वाला, हेल्थ एक आंकड़ा और देना चाहता हूं बस। रत्नाकर जी की आवाज, हेल्थ वाला ओईसीडी, हाँ हेल्थ वाला भी दो सेंटेंस बोलूंगा। ओईसीडी का एक आंकड़ा है जिसमें यह कहा गया है कि 2024 से लेकर के 2033 में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर विश्व में सर्वाधिक होने वाली है इस देश में। तो ये क्यों भूल रहे हैं? ये हमारी सफल नीतियों का ही नतीजा है कि इस तरह के जो है आंकड़े अभी देखने को मिल रहे हैं कि लोगों की आमदनियां बढ़ रही है अभी। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, बहन जो अभी कह रही थी स्वास्थ्य सेवाओं पे, बिल्कुल जी हम संजीदा है उस पे। और हमने 70 साल के ऊपर जो है, जो इस देश में बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का जो है बीमा योजना लेकर के आए हैं, जिससे कोई भी बुजुर्ग हमारा पैसों के अभाव में, सरकारी कहीं पैसों के अभाव में मेडिकल बिल्स ठीक है। कुल मिलाकर एक अच्छी बात यह है कि अभी बजट पर एक स्वस्थ चर्चा हो रही है। हम बहुत सारी उम्मीदों से, विपक्ष भी अपनी भूमिका निभा रहा है, और ऐसे मजबूत विपक्ष का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई मुद्दे या जनता की आवाज विपक्ष को इसलिए कहा जाता है कि वो मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाए। जो उठा रहा है, सत्ता पक्ष का काम है देश को चलाना, वो एक अच्छे से अच्छा बजट बना रहे हैं क्योंकि उन्हें रिपोर्ट कार्ड सामने रखना पड़ता है। तो दोनों ही अपना काम कर रहे हैं। यहाँ चर्चा भी बड़ी स्वस्थ चर्चा रही है, इसके लिए मैं आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आज भारत का सवाल में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सफर जारी रहेगा।